Hello friends, my name is Ajay and you are watching Law with Ajay. So today our subject is कुटुंब न्यायालय अधिनियम। इसे हम फैमिली कोर्ट एक्ट भी कहते हैं 1984। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका एक्ट आईडी है 66। ठीक है, ये 14 सितंबर 1984 को इन्फोर्स हुआ था। तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं आपको सेक्शन 1 में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक डिटेल और दे दूँ कि इसमें 6 चैप्टर हैं और 23 सेक्शन है। 6 चैप्टर एंड 23 सेक्शंस। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप, ये एमसीक्यू के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमारा डीएलओए जो पेपर होने वाले हैं एमपी में, तो उसके हिसाब से इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एक्ट से। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल बेसिक इसका चीज़ें भी याद रखिएगा। इसका एक्ट आईडी भी आप ज़रूर याद रखिएगा 96। ओके, ये हमें पूछ सकता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अध्याय 1 से। ठीक है, अध्याय 1 में आप जानते ही हैं 2 ही चीज़ ज़्यादातर बताई जाती हैं, संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या दिया, ये कहाँ पर लागू होगा, है ना, यही सब चीज़ें हैं। और फिर सेकेंड में परिभाषा। देखिए, हम परिभाषा में पढ़ते हैं इसका सबसे पहले सेक्शन 2। ओके, तो इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। ठीक है, तो इसका सबसे पहले का जो आता है ए, न्यायाधीश से कुटुंब न्यायालय का यथास्थिति न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, अपर प्रधान न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अभिप्रेत हैं। ओके, अभिप्रेत से यहाँ इंग्लिश में मतलब इंटेंडेड है। ओके ना, अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। तो यहाँ अधिसूचना मत मीन्स ये नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, नोटिफिकेशन से राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो यहाँ विहित मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है ना, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अंदर, है ना, वो भी नियमों द्वारा क्या है, इंटेंडेंट है। ओके, तो कुटुंब न्यायालय से धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय अभिप्रेत है। अब यहाँ पे धारा 3 बोल रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसमें ये बताया कि ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं। ठीक है, प्रयुक्त से यहाँ मतलब कि इस अधिनियम में प्रयुक्त है, मतलब जो इस अधिनियम में जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी शब्द है, जो भी पद उसमें जो भी यूज्ड हो चुके हैं। ठीक है, प्रयुक्त है मतलब यूज्ड हो चुके हैं, किंतु परिभाषित नहीं है। यूज्ड तो हो चुके हैं लेकिन उनको कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 5 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में दिया गया है। इसका ये मतलब है कि जो सीपीसी है ना 1908, उसकी धारा 5 में दिया गया है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अब हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं अध्याय 2 पे, चैप्टर 2 पे, इसका सेक्शन 3। ठीक है, इसके सेक्शन 3 में हम आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ कितनी धाराएं दी गई हैं, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, इसमें सिर्फ 3 धाराएं ही दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हम बात करते हैं कुटुंब न्यायालय की, फैमिली कोर्ट। तो कुटुंब न्यायालय की स्थापना, सेक्शन 3, कुटुंब न्यायालय की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा, मैं यहाँ पर पहला क्लॉज पढ़ रहा हूँ, इस अधिनियम के द्वारा किसी कुटुंब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिकता और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रयोजन राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और अधिसूचना द्वारा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जो अधिनियम है, जो कुटुंब न्यायालय के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं, दिए गए हैं, उसमें ना शक्तियों का प्रयोजन के लिए, मतलब शक्तियों का यूज करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो राज्य सरकार होती है, ठीक है ना, वो उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ही नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब मैं इसका ए पढ़ता हूँ का,
इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र राज्य में किसी नगर या कस्बे के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक की कुटुंब न्यायालय स्थापित करेगी। ठीक है? कुछ ऐसे जिले ना, ऐसे जिले कस्बे, कुछ ऐसे 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 जहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 10 लाख हो, तो वहाँ पे कुटुंब न्यायालय इस्टेब्लिश होगा। ठीक है। राज्य में ऐसे अन्य क्षेत्र के लिए जिन्हें आवश्यक समझें कुटुंब न्यायालय स्थापित कर सकेगी। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि राज्य स्तर जहाँ समझती है, जहाँ पे ऐसे मामले ज़्यादा आ रहे हों, है ना, फैमिली कोर्ट के रिलेटेड कुछ मामले ऐसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर राज्य सरकार अपना डिस्क्रिशन का यूज करके सोचेगी कि यहाँ पे कुटुंब न्यायालय को स्थापित कर देना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकती है। ठीक है ना। ये किस में दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार ये ले सकती है, ये सेक्शन 3 के क्लोज 1 के बी में दिया गया है ना, और 1 का खा। ओके। अब हम दूसरे क्लोज में आते हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा, मीन्स नोटिफिकेशन द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी, मतलब उस क्षेत्र की। ठीक है ना। तो राज्य सरकार यहाँ पे क्या करेगी, हाई कोर्ट से सबसे पहले परामर्श लेगी, एडवाइस लेगी, वहाँ पे फिर एक नोटिफिकेशन जारी कराएगी, और वहाँ पे जो उस क्षेत्र की जो परिसीमा, मतलब लिमिटेशन, मतलब कि लिमिटेशन को विनिर्दिष्ट करेगी, मतलब स्पेसिफिक करेगी उसको, स्पेसिफिक कैसे, उसको स्पेसिफाइज कर देगी उसको। तो जिस तक किसी कुटुंब न्यायालय की आधिकारिकता का विस्तार होगा और ऐसी परिसीमाओं को किसी भी समय बढ़ा या घटा या परिवर्तित कर सकेगी। तो देखिए कुटुंब, यहाँ पे जब वो कुटुंब न्यायालय के जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा, मतलब जो भी ज्यूरिडिक्शन लेना होगा, है ना, फ्यूचर में कभी कभी होता है कि यार इसका एरिया यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, इसका एरिया वहाँ पे कम कर दिया, कभी कभी फ्यूचर में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, तो उस हिसाब से इसे घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य सरकार उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ओके, न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से, ये हमेशा बड़े हाथ ध्यान रखना, यहाँ पे राज्य सरकार होती है वो उच्च न्यायालय से ही परामर्श लेती है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे किस कंडीशन में राज्य सरकार किससे लेती है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय ही जमेगा, कोई जिला अदालत नहीं, कोई कुटुंब न्यायालय नहीं, सिर्फ ये राज्य सरकार की सहमति से ही आगे बढ़ती है ना। ये एक या अधिक व्यक्तियों को कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। तो अब यहाँ पे देखिए राज्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो रही है। यहाँ पे राज्य सरकार जो होती है उच्च न्यायालय की सहमति लेगी, है ना। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय मतलब सहमति लेना, मतलब उसके कुछ जजेस होंगे, है ना, और कुछ जो भी उसके पैनल के जो भी अंतर्गत आते हों, तो एक से अधिक व्यक्तियों को, जो एक से अधिक व्यक्ति है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति को वहाँ न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति को। ठीक है ना। जब कोई कुटुंब न्यायालय एक से अधिक न्यायाधीशों को से मिलकर बनता है, और देखिए कोई भी कुटुंब न्यायालय, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुटुंब न्यायालय जो है वो कितने न्यायालय कितने मतलब न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में इस टाइप से पूछ सकते हैं, 5 नंबर का सवाल है, तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल एक एक चीज़ को डिटेल से ध्यान दें, है ना। जब कोई कुटुंब न्यायालय एक से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, बस इतना बस ध्यान रखें आप। ठीक है ना। तो अब इसका का हम पढ़ते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा न्यायालय को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। देखिए प्रत्येक न्यायाधीश जो होता है, अधिनियम है ना, इस अधिनियम में जो भी चीज़ दी गई है ना, किसी अन्य विधि के द्वारा न्यायालय को मतलब जो भी मतलब शक्तियाँ दी जाती हैं ना, तो वो इनका प्रयोग कर सकेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं खा में, का हमने इसका पढ़ लिया क्लोज 2 का। अब हम खा में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़े ध्यान दीजिएगा इन लाइंस में, क्योंकि इससे भी एमसीक्यू आ सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं।
राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से किसी भी न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश और किसी अन्य न्यायाधीश को अपर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी। ठीक है ना, एक जो मैन न्यायाधीश हो गया और एक हो गया अपर, मतलब जिसको व्यय न्यायाधीश बोल सकते, हम वाइस न्यायाधीश बोल सकते हैं। ठीक है ना, और वो भी किसकी सहमति से होगा? उच्च न्यायालय की सहमति से होगा। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ये भी ध्यान रखना, कौन करेगी? राज्य सरकार होगी। प्रधान न्यायाधीश, अब यहाँ पे अब बात करें प्रधान न्यायाधीश की। प्रधान न्यायाधीश न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कारोबार के वितरण के लिए समय समय पर ऐसे इंतजाम कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अब देखिए, प्रधान न्यायाधीश के जो काम होंगे, जो न्यायालय के बीच में जो भी काम होगा, समय समय पर जो कुटुंब न्यायालय से संबंधित है, वो उसका इंतजाम करना, उसको जैसा ठीक समझे वो वैसा करेगा अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से। आ जाते हैं अपर प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में, देखिए ऐसा होता ही है जब कोई मैन, जैसे कि जैसे प्रिंसिपल अगर कहीं चले जाते हैं तो उसके ऊपर उनके छुट्टी में रहने पे या उनके अनुपस्थिति में रहने पे, उनके एब्सेंट रहने पे का जो वहाँ का कार्यालय जो संभालता है वो एक वाइस प्रेसिडेंट ही संभालता है, वो एक वाइस प्रिंसिपल ही संभालता है। अगर मैं प्रिंसिपल का एग्जांपल लेते हुए चलूँ तो वैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैन जो न्यायाधीश हैं, अगर वो कहीं किसी छुट्टी में या किसी भी काम के लिए, अगर वो किसी भी बीमारी या किसी भी अन्य कारण से बाहर रहते हैं, है ना, या एब्सेंट रहते हैं, तो इस कंडीशन में जो अपर हमारे हैं, इनके यहाँ पे नाम दिया गया है अपर न्यायाधीश। ओके, यहाँ पे कोई वाइस न्यायाधीश नहीं, इसलिए अपर न्यायाधीश नाम दिया गया है। तो वो पूरा शक्ति उनके पास आ जाएगी जो प्रधान न्यायाधीश के पास थी। ओके ना, कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी आहरित होगा जब, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बता दूं, इसका जब मैं बता गया, इसका सीधे कहाँ पढ़ते हैं, वह भारत में कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा संघ या राज्य के अधीन ऐसा कोई पद कम से कम 7 वर्ष तक धारण कर चुका हो जो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित। ठीक है, अब यहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी आहरित होगा, मतलब ये आहरित वर्ड से मतलब ना क्वालिफिकेशन से ही है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ये इसका आहरित होगा मतलब क्वालिफाइड होगा जब कम से कम 7 वर्ष धारण कर चुका हुआ है ना, वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। वह उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब एडवोकेट रहा हो। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, देखिए यहाँ लाइन से समझिएगा, इसके पास ऐसी मतलब क्वालिफिकेशन हो जो केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से विहित करे मीन्स प्रिस्क्राइब्ड करे। ओके, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से मतलब जो उनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ ये जो क्वालिफिकेशन इनके पास है। ओके, तो अब इनके लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। तो न्यायाधीश, और चौथा इसका मैं पढ़ता हूँ कि न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय, ठीक है, यहाँ पे है इसके में कंडीशन बताई जा रही है कि व्यक्तियों का चयन करते समय न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया जाएगा कि उन व्यक्तियों का ही चयन किया जाए जो विवाह संस्था की संरक्षा करने और उसे बनाए रखने तथा बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है ना, और जो सुलह और परामर्श द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता के कारण आहरित है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो विवाह संस्थाओं संरक्षा और मतलब बालक कन्या की जो अभिवृद्धि के लिए क्या कमिटेड है ऐसी चीज़ों के लिए, बिल्कुल हाँ बस पैशनेट है यार इस चीज़ के लिए हम करेंगे, है ना, कमिटेड हैं, जो सुलह और परामर्श, ठीक है ना, जो कंसिलिएशन बोलते हैं सुलह को, परामर्श द्वारा विवादों को निपटारा कराने अपने अनुभव विशेषता के कारण ही क्वालिफाइड है। यहाँ देखना आहरित का मतलब क्वालिफाइड है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये भी लीगल वर्ड्स हैं। महिलाओं की अधिमान्यता दी जाएगी। ओके, अधिमान्यता का यहाँ मतलब है प्रेफरेंस से है। ओके, जो प्रेफरेंस होता है वो है, मतलब महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, ये 5वां में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुटुंब न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा, मतलब 62 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। किसी न्यायालय को संदेय वेतन, किसी न्यायालय को संदेय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके विहित करेंगे। तो ये वही सब चीज़ है जो एक ट्यूनर जो होता है न्यायाधीश का, उसके बीच में जो भी उसको अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी तय हुआ होगा उसके शर्तों के हिसाब से वो मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे उनको। ठीक है, बस यही सिंपल चीज़ है। अब हम इसका सेक्शन 5 पढ़ते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 है समाज कल्याण अभिकरणों आदि का संयोजन। ठीक है ना, समाज कल्याण और आदि का संयोजन। इसका मीन्स क्या? संयोजन से मतलब एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे अभिकरण जो है, अभिकरण का मतलब एजेंसी होता है। ठीक है ना, और जो अभिकर्ता होता है हिंदी में उसको एजेंट बोला जाता है। शब्दों में ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि शब्दों के कारण ही बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए क्लियर करते जा रहा हूँ। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, देखिए यहाँ पे राज्य सरकार किससे परामर्श लेती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार हमेशा उच्च न्यायालय से ही परामर्श लेती है। ऐसी रीति परामर्श करके ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ठीक है, कुटुंब न्यायालय के साथ निम्नलिखित के संयोजन के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी। ठीक है ना, क्लियर है? ये लाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इसका दिया गया है एलेबोरेट करके कि समाज कल्याण में लगी हुई संस्थाएं या संगठन या उनके प्रतिनिधि, ओके, कुटुंब के कल्याण की अभिवृद्धि में वैयक्तिक तौर पर लगे हुए व्यक्ति, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति और ऐसी कोई अन्य व्यक्ति जिसकी कुटुंब न्यायालय के साथ संयोजन से कुटुंब न्यायालय अपनी अधिकारिता का इस अधिनियम के प्रयोजन के अनुसार अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप सीधे 6 में आता हूँ। ये चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 6। ओके, कुटुंब न्यायालय के परामर्शदाता अधिकारी और अन्य कर्मचारी। ओके, इसका ये मतलब हो गया, मतलब यहाँ पे देखना परामर्श के मीनिंग होगी काउंसलर, अधिकारी का हो गया ऑफिसर, ठीक है, और अन्य कर्मचारी जो एम्प्लॉय बोल सकते हैं इसको। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके कुटुंब न्यायालय के कृत्यों के निर्वाहन में उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रवर्गों का अवधारण करेगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, परामर्शदाता मतलब जो भी काउंसलर होंगे, ऑफिसर होंगे, जो भी एम्प्लॉय होंगे, उन सबको एक उनका एक वो पोर्शन बनाएगी सबका। ठीक है ना, और कुटुंब न्यायालय के लिए ऐसे परामर्शदाताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो ठीक समझे, और कुटुंब न्यायालय के लिए फिर ऐसे ऑफिसर, ऐसे काउंसलर और ऐसे एम्प्लॉयज़ की व्यवस्था करेगी या उनको अपॉइंट करेगी जो वह ठीक समझे। ठीक है, इसकी उपधारा देखिए, उपधारा 1 क्लोज 1 में क्या दिया गया है कि मैं निर्दिष्ट परामर्शदाताओं के संयोजन में निबंधन और शर्तें अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का निर्दिष्ट की जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम अध्याय 3 पढ़ते हैं। अध्याय 3 में बताया गया अधिकारिता। अधिकारिता का मतलब हो गया इंग्लिश में ज्यूरिडिक्शन। ठीक है ना, कभी कभी हिंदी समझ में नहीं आता लेकिन इंग्लिश का कुछ वर्ड बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, जो ये है ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मैं पहले पढ़ रहा हूँ का। ओके, कुटुंब न्यायालय को स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्रवाइयों की बाबत तत्समय प्रवृत्ति किसी नियम
किसी विधि के अधीन किसी जिला न्यायालय या किसी अधिनिष्ठ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयुक्त पूर्ण अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तो कुटुंब न्यायालय को स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों बाबत, ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया, बाबत मतलब हेतु, मतलब क्या हो गया, स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति, जो भी निर्दिष्ट प्रकृति होती है, जो भी वाद होते हैं, जो भी आएगा, और उसकी जो कार्रवाइयाँ हेतु इसमें चीज़ें बताई गई हैं कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत, है ना। तो उसमें जो भी सिविल न्यायालय के द्वारा इसमें यही बताया गया है, जो भी कार्रवाई होंगे, जो भी केसेस होंगे, जो सिविल न्यायालय में जो भी आता है ना, सिविल न्यायालय में जो भी अधिकारिता आते हैं, तो वो इसको मिली, इसको भी वैसी अधिकारिता मिलेगी। कुटुंब न्यायालय के बारे में ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र के लिए जिस पर कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है, यथा स्थिति जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय है। ठीक है, इस उपधारा में निर्दिष्ट वाद, कार्यवाहियों, निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियों अर्थात किसी विवाह के पक्षकारों के बीच विवाह को यथास्थित अकृत या शून्य घोषित करने के लिए, विवाह को बातिल करने के लिए, विवाह के अकृतता या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन या न्याय की पृथक्करण या विवाह के लिए विघटन या डिग्री के लिए कोई वाद या कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विवाह की विधि मान्यता के बारे में या विवाह से परिस्थिति के बारे में घोषणा के बाद कोई कार्यवाही, किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी संपत्ति के बाबत कोई विवाद या बात या कोई कार्यवाही। और जो पॉइंट्स हैं दिए गए हैं इसको आप पढ़ लें। मैं इसका सेक्शन 2 में आता हूँ, सॉरी क्लोज 2 में आता हूँ। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुटुंब न्यायालय को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक ये पॉइंट दोबारा आ गया है, ये 9 तो मैं यहाँ पे क्लियर करा देना चाहता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता जो है CRPC, इस है ना, इसमें अध्याय 9 के तहत जो इस अधीन जो पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के संबंध में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रयुक्त अधिकारिकता है, ठीक है ना, ऐसी अन्य अधिकारिकता जो किसी अन्य अधिनियमित द्वारा उसको प्रदत्त की जाए भी होगी और वह उसका प्रयोग करेगा। देखिए कुटुंब न्याय के न्यायाधीश वही बता रहे हैं कि जो 1974 के तहत जैसे आ रहे हैं वो इस पर भी चर्चा कर सकते हैं ना। इसका कहने का मतलब यही है। अब सेक्शन 8 में आते हैं, अधिकारिता का अपवर्जन और लंबित कार्रवाइयाँ। जहाँ कोई कुटुंब न्यायालय किसी क्षेत्र के लिए स्थापित किया है वहाँ, ये थी कि जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं सीधे अध्याय 4 में आता हूँ, चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 9 से शुरू होता है, चैप्टर 4 9 से शुरू होके 18 तक जाता है, 9 to 18, है ना, ये ध्यान रखिएगा। समझौता करने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य, ओके। तो जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना संभव है, वहां प्रत्येक वाद या कार्यवाही में कुटुंब न्यायालय सर्वप्रथम प्रयास करेगा कि वह की वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु की बाबत किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों की सहायता की जाए, उन्हें मनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के अधीन रहते हुए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो वह ठीक समझे, ठीक है ना। यदि किसी वाद का कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर कुटुंब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच समझौते की युक्त संभावना है, तो कुटुंब न्यायालय कार्रवाइयों को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे स्थगित कर सकेगा, जिससे के लिए ऐसा समझौता कराने के लिए प्रयत्न किए जा सकें, ठीक है। अब इसका सेक्शन 10 साधारणता है प्रक्रिया, मतलब जो प्रोसीडिंग होती है, जनरली प्रोसीडिंग कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, जनरली प्रोसीडिंग कह सकते हैं, प्रोसीडिंग जनरली इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन, है ना। इस मतलब इस जो भी हैं कुटुंब न्यायालय के जो भी नियम हैं उनके अधीन, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5, यहाँ पे 1908 का 5 का जिक्र फिर हो गया, ये जिक्र हुआ था सेक्शन 2 में डेफिनेशन में। मैं इसके बारे में भी आपको बता ही दूँ, है ना, शायद इसका जिक्र कहीं आगे भी हो।
तो मैं इसके बारे में बताऊँ, इसका ये मीनिंग है कि सेक्शन 5 में जो दिया गया है ना सीपीसी, मैं पहले आपको ये सीपीसी के बारे में बता दूँ इसका। एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स, ओके, मतलब संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, है ना। मैं आपको जो 1908 का जो थोड़ा टॉपिक से हटके बता देना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी जल्दी जल्दी शॉर्ट में ब्रीफ में आपको बता दूं मैं। मतलब जहाँ कोई राजस्व होता है ना, न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसे बातें जिन पर न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियम साइलेंट है ना। तो इस मतलब जो भी ये कोड दिया गया है, तो इसमें जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी दिए गए हैं, वो राज्य सरकार क्या करेगा, राजपत्र में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, और उसके जो भी प्रोविजंस हैं उसका पोर्शन, ठीक है, इस कोड में जो भी क्या किए गए हैं, जो भी जिस टाइप से जो भी अभिव्यक्त किए गए हैं, जिस टाइप से इसको प्रिस्क्राइब किया गया है, वो लागू नहीं होंगे, है ना। और उन न्यायालयों को भी लागू नहीं होंगे, ठीक है। और उन्हें क्या होगा, कैसे लागू होंगे, उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली कंडीशंस हैं, थोड़ा शब्द भी कभी कभी समझ में नहीं आते, इसलिए बस इसको थोड़ा स्किप करते हुए कंटिन्यू करते हैं। इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन 11 कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना, इसका ये मतलब होता है, बंद कमरे में किया जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम बंद कमरे में बंद हो और वो चाबी खो जाए, कुछ भी हो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कैमरे लगे रहेंगे, ओके ना, यहाँ पे कैमरे लगे रहेंगे, आपका कैमरे के निगरानी में ही कार्रवाई होगी, ठीक है ना। और वो भी तब होगी जब दोनों पक्षकार चाहेंगे, तब इस कंडीशन में। चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता, मतलब देखिए चिकित्सा से यहाँ मेडिकल और कल्याण, यहाँ तो जब भी यहाँ पे कल्याण की बात आए तो याद रखना इसका मतलब है वेलफेयर से है, ठीक है ना। वेलफेयर सोसाइटीज़ कहा जाता है ना, वेलफेयर, ये तो उससे रिलेटेड वर्ड है ये। वेलफेयर विशेषज्ञ होते हैं जो वेलफेयर, हमें 390 कॉन्स्टिट्यूशन ए में ये इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रत्येक वाद या कार्रवाइयों में कुटुंब न्यायालय को इस अधिनियम के द्वारा अधिरोपित कृत्यों निर्वहन में आप अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए किसी चिकित्सा विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति की अधिमानता महिला की यदि उपलब्ध हो, चाहे वह पक्षकारों का नातेदार हो या नहीं, जिसके अंतर्गत कुटुंब के कारण के कल्याण की अभिवृद्धि में वृत्तिक तौर पर लगा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय उचित समझे सेवाएं प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। यहाँ पे सेक्शन 13 है, विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, मतलब राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन से है यहाँ पे। मतलब कभी कभी इंग्लिश में बोलने से मतलब समझ में आ जाता है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्रवाई में कोई पक्षकार अधिकार के तौर पर इस बात का हकदार नहीं होगा वो कि उसका किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए, ठीक है ना। मतलब कुटुंब न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी भी कार्रवाई में ना कोई पक्षकार के अधिकार के तौर पर इस बात का वो हकदार बिल्कुल नहीं होगा कि उसका किसी भी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए। व्यवसायी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, किसी विधि व्यवसायी द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाए। परंतु यदि कुटुंब न्यायालय के हित में यह आवश्यक समझता है तो किसी विधि विशेषज्ञ की न्याय मित्र के रूप में सहायता ले सकेगा। देखिए यहाँ पे विधि सहायता कोई प्राइवेट एडवोकेट से है और यहाँ पे कोई विधि विशेषज्ञ कोई सरकारी वकील से यहाँ बात की जा रही है, ठीक है ना। अब सेक्शन 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का लागू होना। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से पॉइंट कर ही लीजिएगा। 1872 के बारे में लागू किस में होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 14 में बताया गया है, ये भी पूछ सकता है। तो
कोई कुटुंब न्यायालय ऐसी किसी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, जानकारी या बात को जो उसकी राय में किसी विवाद में प्रभावकारी रीति से कार्रवाई करने में उसकी सहायता कर सकेगी, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कवन के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्रहण हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा समझाने लायक है था नहीं। मौखिक साक्ष्य का अभिलेख, यहाँ पे मौखिक साक्ष्य का अभिलेख, यहाँ अभिलेख से आप समझ लीजिएगा रिकॉर्ड, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड। ठीक है, तो ओरल एविडेंस मतलब यहाँ पे है रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस। ओके, किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादों, मतलब किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष कोई केस आता है कार्रवाइयों में, और उसकी कार्रवाई में यह आवश्यक नहीं होगा कि साक्ष्यों का साक्ष्य विस्तार से अभिलेखित किया जाए, किंतु न्यायाधीश जैसे जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे साक्षी ने जो भी साक्ष्य दिया है उसके सारांश का ज्ञापन अभिलेखित कराएगा, और ऐसे ज्ञापन पर साक्षी और न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा, वह अभिलेख का भाग होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मैटर पे बार बार साक्षी को बुलाया जाता है, तो वो जितने बार भी अपना उसको स्टेटमेंट देते जाएगा उसको वो एविडेंस के रूप में लिखते जाएंगे। ठीक है ना, और वो भी उस रिकॉर्ड का भाग हो जाएगा, उसमें ये बताया गया। शपथ पत्र या औपचारिक साक्ष्य, एविडेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे ये औपचारिक साक्ष्य से मतलब ये मतलब फॉर्मल एविडेंस। ठीक है ना, शपथ पत्र से यहाँ मतलब है एफिडेविट। ठीक है, किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य मतलब ऐसा एविडेंस जो औपचारिक साक्ष्य है, जो फॉर्मल एविडेंस है। ठीक है, मतलब औपचारिक है, बस औपचारिकता पूरी करने के लिए बात की जा रही है वही। किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो सिर्फ फॉर्मल साक्ष्य है, शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा, उसको भी एफिडेविट पर दिया जा सकेगा, मतलब ऐसी बस वो दे रहा है किसी मामले में, तो सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए जो न्याय संगत जो भी बात होगी, जो एक्सेप्शंस हैं उसके अधीन रहते हुए किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। तो जब भी उसकी कोई कार्रवाई होगी तो इसको पढ़ा जा सकेगा। ठीक है ना, इस एविडेंस को पढ़ा जा सकेगा जो एफिडेविट में नोटेड किया जा रहा है। इसका सेक्शन 2 पढ़ लें। यदि कुटुंब न्यायालय यह ठीक समझता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकेगा, उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा, अथवा और कार्रवाई के पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर ऐसा कर सकेगा। मान लो कि कोई अपोजिट पक्ष है ना, अपोजिट साइड वाला अगर वो जो साक्ष्य देता है, उसने जो भी साक्ष्य में जो भी बातें अंतर्विष्ट हैं जो कि उसके अंदर दी गई हैं, तो वो उस पर भी एग्जामिन कर सकेगा, है ना। और ये भी किसके पक्ष उसमें से जो अगेंस्ट का पक्षकार है उसके कहने पर, उसके आवेदन पर, सॉरी कहने पर नहीं, आवेदन पर। तो निर्णय यहाँ पर निर्णय से मीन्स है डिसीजन नहीं होता। यहाँ पे जब भी लीगल वर्ड में किया जाता है तो निर्णय का मतलब डिसीजन नहीं, जजमेंट से होता है। तो किसी कुटुंब न्यायालय के निर्णय में मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न, उस पर इसका विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण होंगे। यहाँ पे सीधे मैं अब 18 में आता हूँ। डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन। किसी कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री, दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश से भिन्न। अगर आपको इसको समझना है तो ये 1974 का 2 अध्याय 9, तो आप CRPC देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे डिक्री और आदेशों, यहाँ पे आपको डिक्री का तो मतलब पता ही होगा। अगर आपको डिक्री का मतलब नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं डिक्री पर एक छोटी सी वीडियो बना सकता हूँ और उसको ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो किसी सिविल न्यायालय का किसी डिक्री आदेश का होता है, उसका निष्पादन उसी रीति से किया जाएगा।
यहाँ पर रीति से मतलब है कि जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसी से उसका एग्जीक्यूशन करना है। जो डिग्रियों और आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5, देखिए मैंने 1908 का 5 द्वारा विहित की गई है, मैंने वही बताया था कि इसमें संहिता मतलब जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है ना, उसमें संहिता, सॉरी ये सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं, हाँ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है उसमें जो 1908 का 5 है वो जो मैंने बताया था संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, कोड मीन्स संहिता है ना, राजस्व न्यायालयों को लागू होना, वो उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आ जाता हूँ सीधे सेक्शन 19। सेक्शन 19 हमारा शुरू होता है चैप्टर 5 में, ठीक है ना। ये चैप्टर 5 अपीलें और पुनरीक्षण, अपीलें और पुनरीक्षण में अपीलें और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अपीलें और पुनरीक्षण, तो अपील यहाँ पे 19 में बताया गया अध्याय 5, इसमें सिर्फ एक ही धारा है वो है 19, ठीक है ना, अपील। तो इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं अच्छे से। 1 उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है, 1 या 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होती हुए भी किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश की जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालयों में तथ्यों और विधि दोनों में संबंध होगी, ठीक है ना। किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय और जो भी आदेश है, जो भी इसके जो भी अंडर में जो भी और जो आदेश नहीं है, ठीक है ना, और जो इसके अंडर में आदेश नहीं है, जो भी अपील होगी उच्च न्यायालय के तथ्यों और दोनों में के संबंध में होगी। इसमें ये कहा जा रहा है जो भी कुटुंब न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा, जजमेंट होगा, आदेश होगा, अगर वो अंतर्वर्तीय आदेश नहीं है, कुटुंब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित किसी डिक्री या आदेश या दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अध्याय 9 जो भी मैटर फंसता है CRPC के अंडर में, अध्याय 9 के तहत उसकी कोई अपील नहीं होगी। परंतु इस उपधारा की कोई बात कुटुंब न्यायालय संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील या दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी, यह भी ध्यान रखिएगा। नाइनटीन 1991 में इसमें संशोधन हुआ था, उसके तहत की बात की जा रही है। तो इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील किसी कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। देखिए अपील का इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अपील का बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें अपील कितने दिनों के अंदर की जाएगी। तो इस धारा के अधीन जो प्रत्येक अपील है वो न्यायालय के निर्णय जब वो जजमेंट दे देते हैं तो उसके 30 दिन के अंडर की जाएगी, ठीक है ना, 30 दिन के अंदर की जाएगी। यहाँ पे क्लोज उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी कार्यवाही का जिसमें उसके अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुंब न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख उस आदेश को जो अंतर्वर्तीय आदेश न हो, तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसी कार्रवाई की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। देखिए अंतर्वर्तीय आदेश ना हो के मतलब जो भी कुटुंब न्यायालय में जो भी प्रोविजंस जो भी दिए गए हैं उसके तहत वो उसके बारे में बात ना करके कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइंट से बाहर कुछ बातें लिख दी जाती हैं और वो जो मैटर्स होता है वो 1974 CRPC से अटैच करता है, ठीक है ना, और रिकॉर्ड में ऐसा ऐसा लिख दिया जाता है। तो वही है पूरा वो कॉपी पूरा मंगा कर उसकी परीक्षा कर सकता है वो।
कौन मंगा सकता है, और वो है उच्च न्यायालय। ठीक है, जैसा ऊपर कहा गया है कि उसके सिवाय किसी कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिग्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका कोई पुनरीक्षण नहीं होगा। पुनरीक्षण तो रिवीजन कुछ नहीं होने वाला है इसका, है ना। अगर एक बार डिग्री बना दी जाती है, ठीक है, डिग्री अगर मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूं, दो लोगों के बीच में विवाद है और किसी ने एक मतलब केस जीत गया हो, समझ लीजिए, बस सिंपल लैंग्वेज में, तो बस वहाँ पर जज जो है वो डिग्री पारित कर देता है कि बस हो गया अब, तो बस उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि डिग्री की अपील और पुनरीक्षण नहीं होगा। ठीक है ना। उपधारा 1 के अधीन की गई किसी अपील की सुनवाई 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ द्वारा की जाएगी, है ना। जो भी केस चल रहा होगा वहाँ पे जो कुटुंब न्यायालय के दो से अधिक न्यायाधीश से मिलकर बनेगी। 2 या 2 से अधिक न्यायालय हो सकता है कि 3 हो, जिससे कि 3 होने से क्या होगा, यहाँ पर 2/1 हो सकता है ना। इस टाइप से फैसला अगेंस्ट और फेवर में आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 हो सकती हैं, क्योंकि 2 से अधिक बोल ही रहे हैं। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अध्याय 6 में। अध्याय 6 मीन्स चैप्टर 6। चैप्टर 6 प्रकीर्ण। देखिए कोई भी जो लास्ट होता है ना, जैसे पहला हो, हमेशा कोई भी जब एक्ट तैयार किया जाता है तो वो उसका पहला जो होता है प्रारंभिक, उसको प्रीलिमिनरी बोला जाता है, और जैसे लास्ट वाला होता है जो भी सेक्शन होता है उसको प्रकीर्ण बोला जाता है, मिसलिनियस। ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब जो बच जाता है वो प्रकीर्ण कहलाता है। तो बस अब जो सेक्शन बच गए हैं वो है, देखिए इसमें कितने सेक्शन हैं, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, इसमें इतने सेक्शन हैं, मतलब 4 सेक्शन है धारा 6 में। तो अधिनियम और अध्यारोही, ठीक है, अधिनियम और अध्यारोही प्रभाव होना, ठीक है ना। प्रभाव होना मतलब ये ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं ये। अध्यारोही मतलब ओवर राइडिंग इफेक्ट, ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो इस अधिनियम के उपबंध तत्सय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से किसी भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में तदसंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति, देखिए नियम बनाने उच्च न्यायालय की शक्ति 21 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय सरकार बनाएगी 22 में और राज्य सरकार बनाएगी 23 में। बस इसमें बस इतना ही दिया गया है, तो आप पढ़ लें उन शक्तियों को, है ना। ओके, देखने के लिए थैंक्स, और देखते रहिए लो विथ एजे। ओके, बाय।